Yes, good morning, class 7 students. In the last previous class, we learn about the Chol kingdom from Urayur to Thanjavur, and later on, we learn about the bronze techniques and their sculpture and their temples, about Raj and Rajendra first. So, later on, we discuss about the irrigation work planning organized by labor resources and maintaining these works and ruled many of the villages. Okay, so here is another topic of the chapter. This is the administration of the empire. Okay, I think you already know about the cancellation of your offline test, physics test 1. There will be online test, and you will notice further in few days, so kindly make proper revision and do study safely at home. Be sincere about your study. Okay, now let's start the administration of the empire. What was the administration of Chola empire? How was the administration organized? क्वेश्चन पूछ रहा है किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता था उस टाइम पे. सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट नोन एज उर. there's a very important terms. Okay, so you have to be listen carefully, and there will be asked question from these lines. What is or? तो what is और settlements of peasants known as और मतलब जहाँ पे किसान रहने लगते थे उस जगह को उर कहते थे. ठीक. became prosperous with the spread of irrigation agriculture, और ये तब बहुत ज़्यादा prosperous समृद्ध हो जाते थे जब यहाँ पे इरिगेशन एग्रीकल्चर, इरिगेशन मतलब पानी की सिंचाई करना एग्रीकल्चर के लिए जब बहुत ज़्यादा फैल जाता था. तो आप देखते हैं उर जो है वो एक तमिल भाषा का वर्ड है. ओके, ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्ज यूनिट कॉल्ड नाडू. सो व्हाट इज नाडू? नाडू, व्हाट इज नाडू? व्हेन और द ग्रुप ऑफ और, वो छोटी छोटी जगह जहाँ और कहलाती थी जहाँ पे पीजेंट सेटल हो जाया करते थे, और जब ये यहाँ पे कृषि और एग्रीकल्चर जो है इरिगेशन बहुत डेवलप हो जाता था तो उर के बहुत सारे ग्रुप्स को मिला के हम उसको नाडू बोलते थे. तो जब आप कहते हैं ना तमिलनाडु, अगर आज आप तमिलनाडु को देखते हैं तो वो तमिलनाडु जो है वो वही नाडु और तमिल, क्योंकि वहाँ तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, उस चीज़ से वहाँ से डराइव हुआ है, इसलिए स्टेट का नाम तमिलनाडु आज मॉडर्न टाइम में पड़ा है. बट ये हम उससे पीछे की घटनाएं पढ़ रहे हैं हज़ारों साल पुरानी, क्योंकि लैंग्वेज तो बेटा तमिल ही थी. ठीक है, तो जब लार्ज यूनिट होती थी उर की तो उनको नाडू बोलते थे, ग्रुप्स को मिला के. ठीक है, आप ध्यान रखें उर के जो ग्रुप्स होते थे उनको नाडू बोलते थे. द विलेज काउंसिल इन द नाडू हैड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टेंसेस. अब व्हाट आर द वर्क्स ऑफ नाडू, मतलब इस नाडू की यूनिट्स के क्या वर्क होते थे? तो जो विलेज काउंसिल बनती थी मतलब पूरी एक पंचायत समिति टाइप बनती थी, और नाडू जो होती थी डिफरेंट फंक्शन किया करती थी, जैसे डिस्पेंसिंग जस्टिस मतलब न्याय प्रक्रिया को देना और टैक्सेस को कलेक्ट करना. इस तरह के वर्क उस टाइम पे हुआ करते थे हज़ारों साल पहले. ओके, रिच पीजेंट्स ऑफ द Velala caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. ये यहाँ पे कास्ट के बारे में बात की है. रिच पीजेंट हुआ करते थे वेलाला के, तो ये सारी चीज़ें जो उस टाइम थी, तो जो वेलाला कास्ट के लोग थे उनको जो कंट्रोल होता था अफेयर्स ऑफ द नाडू. अफेयर्स मतलब उनके मामलों में मामले अंडर सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट. अब जो वेरेला कास्ट के लोग थे वो सीधा सीधा उन पे जो उनकी जो सुपरविज़न थी, नज़र रहती थी, वो चोल गवर्नमेंट की रहती थी. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो ऊपर जो राजा, फिर उसके अंडर जो मिनिस्टर्स उनकी. सोचिए आप, मतलब गांव से सीधा ऊपर का जो सिस्टम था वो सेंट्रलाइज था, कि सीधा ऊपर सेंटर से नीचे गांव में देख रेख हो रही है. द चोल किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल लाइक मोवेन द वेलन, ए वेलन और पीजेंट सर्विसिंग 3 किंग्स. तो जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, ज़मीन के रिच जो लैंड ओनर हुआ करते थे, काफ़ी पैसे वाले किंग, उनको टाइटल दिया करते थे. क्या टाइटल दिया करते थे? मोवेंद वेलन, मतलब एक वेलन जो है वो पीजेंट है, और मोवेंदु मतलब जो कि 3 किंग्स को सर्व करता है.
बस सोच के देखिए इस टाइम के टाइटल्स जो उस टाइम पे दिए जाते थे। RIR, RIR मतलब चीफ, मुखिया, इस तरह के, एटसेट्रा एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब राजा उन पीजेंट्स को ना रिस्पेक्ट दे रहा है, रिस्पेक्ट के लिए ये पदवियाँ दी जाती थी। एंड एंट्रस्टेड देम विद इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट एंड सेंटर, और उन पर भरोसा जताया करते थे, उनको काम करने के लिए जो है क्या कहते हैं, सॉरी मैं भूल गया, मैं दोबारा से बोलता हूँ कि इस तरह के जो मार्क थे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए थे और उस पर भरोसा जताया करते थे। इम्पोर्टेंट स्टेट्स जो ऑफिसेस होती थी उनमें, सेंटर के जहाँ जहाँ स्टेट्स में ऑफिसेस होते थे उन पे भरोसा जताने के लिए यही सारे लोग जो है वर्क किया करते थे। आप इस तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम को वहाँ पे समझ सकते हैं। ये यहाँ पे टाइप्स ऑफ लैंड की बात आएगी तो यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ लैंड इन व्हाट वर टाइप्स ऑफ लैंड इन चोल एम्पायर। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आया तो वो आप लिखेंगे। देखिए, चोल इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। अगर आप आंसर यहाँ से राइट करना शुरू करेंगे, वेलन वेगई लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स, मतलब वेलन वेगई वो जगह होती जो नॉन ब्राह्मण किसानों की होती थी। ब्रह्मदेव जो कि ब्राह्मणों को गिफ्ट की हुई ज़मीन होती थी। साल भोग द लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, ये साल भोग वो ज़मीन होती थी जो स्कूल को मेंटेनेंस करने के लिए दी जाती थी। देवदान और तिरुनमकुत्तनी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल, मतलब जो टेम्पल उसको गिफ्टेड ज़मीन थी यानी दान देने वाली, उसको देवदान बोलते थे। तिरुनमत्तुकनी ये तमिल भाषा का वर्ड है। पल्ली चंदनम लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस, मतलब जैसे जैन लोगों के मंदिर हुए, मठ हुए, या वो उस टाइम के संत महात्मा होते थे उनको लैंड देने का इस तरह से प्रावधान था। तो ये क्वेश्चन है आपका बेटा और ये उसका आंसर है इस तरह से लिखने के लिए, ठीक है। अब इन वर्ड्स को अगर आप एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि विलन वेगई, ब्रह्मदेव, शालभोग, देवदयन और पल्ली चंदनम ये किस तरह की ज़मीन है आप बता सकते हैं। Yes, we have seen that Brahman often receive land grant or Brahmadev. As a result, large number of Brahmans settle emerged in Kaveri Valley as other in part of South India. जब उनको ब्राह्मणों को जमीन दी जाने लगी ब्रह्मदेव, वही मतलब जमीन ब्रह्मदेव है ब्रह्मदेव, तो रिजल्ट क्या हुआ, जो लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण है वो सेटल्ड हो गए कावेरी वैली। कावेरी वैली मतलब कावेरी नदी के आसपास जो बड़े बड़े शहर थे और जो भी साउथ इंडिया में बड़े शहर थे वहाँ पे ब्राह्मण जो है इस तरह से रहने लगे। हमारे यूपी में भी ऐसा ही है, हर स्टेट में ऐसा है, ब्राह्मणों को जहाँ ज़मीन दी गई नदियों के किनारे, तो आज उन शहरों में भी आज आपको ब्राह्मण जो है सबसे ज़्यादा ही मिलेंगे। ईच ब्रह्मदेव आर लॉग्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा और प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर। जो भी ब्राह्मदेव ज़मीन दी जाती थी उसको देखने के लिए असेंबली और सभा होती थी। उस टाइम पे सभा हुआ करती थी जिसमें कि जो प्रोमिनेंट सबसे ज़्यादा ब्राह्मण लैंड होल्डर ही हुआ करते थे। दिस असेंबलीज वर्क बाय एफिशिएंटली, ये जो असेंबली हुआ करती थी सभा इन लोगों की बहुत अच्छे से वर्क करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्ड इन द डिटेल इंस्क्रिप्शंस, उनके जो डिसीजंस थे फैसले उनको रिकॉर्ड किया जाता था, डिटेल में इंस्क्रिप्शंस में लिखा जाता था। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल, जो मंदिरों की दीवारें होती थी उन पे स्टोन के रूप में उनको वहाँ पे इंस्क्रिप्ट किया जाता था, उकेर के वहाँ पे लिख के। जैसे अब आप देखते हैं कई घरों के बाहर आपको पत्थर पे नेम प्लेट मिलती है उस घर के मुखिया की, मम्मी की, और इस तरह एड्रेस लिखा हुआ, ऐसे ही वॉल्स ऑफ टेम्पल्स पे वो इस तरह से इंस्क्रिप्ट किया करते थे स्टोन से। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम, तो क्वेश्चन हो गया यहाँ से व्हाट इज़ नगरम, हो गया ना डिफाइन नगरम, तो व्हाट इज़ नगरम, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन द टाउन, और वो लोग कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस मतलब सरकारी कामकाज में टाउन में हिस्सा लिया करते थे, परफॉर्म किया करते थे। ओके, इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपेट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। ये आज की एविडेंस की बात है। अगर आज के मॉडर्न टाइम की बात करें तो उत्तर मेरूर जो चिंगलपेट डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल मिलता है कि सभा किस तरह से ऑर्गेनाइज होती थी। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल, ETC। सभा में ना अलग अलग सेपरेट कमेटी हुआ करती थी, सभा में अलग अलग कमेटी थी। एक कमेटी इरिगेशन सिंचाई वाला वर्क देखेगी, एक गार्डन्स को देखेगी, एक टेम्पल्स को देखेगी, ऐसे करके अलग अलग साफ़ सफाई को देखेगी। इस तरह से वहाँ डिवाइडेशन था।
Name of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf and kept in an earthware pot. इन सारी कमेटियों को ना पाम लीफ पे रख के अर्थन वोर पॉट, मतलब एक मटके घड़ा होता था, उसमें रखा जाता था. फ्रॉम विच ए यंग बॉय वॉज आस्क्ड टू पिक द टिकट्स बाय वन ऑफ ईच कमेटी. और फिर एक किसी छोटे बच्चे से कहा जाता था कि उस पॉट में से कोई टिकट बाहर निकाले, और उस जिस पे उसका नाम जिस कमेटी के लिए लिखा जाता था उस कमेटी को ऐसे वहाँ चूज़ किया जाता था. यानी एक तरह से लकी ड्रॉ सिस्टम समझ लीजिए, किसी का भी नाम आ सकता है. इस तरह का सिस्टम वहाँ पे चोल एम्पायर में वहाँ पे सभा को चुनने का हुआ करता था. मतलब अलग अलग क्या कमेटी कौन सा वर्क करेगी, ये उनका तरीका था. तो यहाँ से भी क्वेश्चन राइज हो जाता है, हाउ वाज द मेंबर्स ऑफ ईच कमेटी सिलेक्टेड. ठीक है, हाउ वर द मेंबर ऑफ द ईच कमेटी सिलेक्टेड इन चोल एम्पायर. तो वो क्वेश्चन यहीं से आएगा कि पाम लीफ पे रिटर्न करके और घड़े में भर दिया जाता था, और एक यंग लड़का आता था, उससे टिकट पिक करने के लिए कहा जाता था. ठीक है, वन बाय वन, मतलब एक एक करके एक एक जो है उसमें से उठाएंगे. ये इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट दिए हैं जो उत्तर मेरूर में रिकॉर्ड किए हैं, यहाँ पे पूरा उसका दिया है. ये पूरा इस तरह से मतलब इंग्लिश में दिया है, ये एज अ सोर्स है, आप उसको बस पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. ये भी वहाँ सोर्स दिया है कि किस तरह से वर्क करता था, जो उस टाइम वहाँ लिखा होता था वो उस तरह से दिया है. और ये लास्ट जो आपका है, ये चाइना अंडर द सांग डायनेस्टी, ये हर हिस्ट्री के लास्ट में आपको मिलेगा कि उस टाइम इंडिया में जब हो रहा था उससे लगभग दूसरे कंट्रीज़ में क्या हो रहा था. तो ये आप पढ़ सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है. यहाँ पे आपकी सारी चीज़ फिनिश होती हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे वही क्वेश्चन है, देखिए, है ना, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम. ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये आपको करना है. और ओके, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जब मैं कह रहा हूँ कि जो जिन बच्चों ने पीछे रिवीजन कर लिया था उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उस पूरे रिवीजन को अच्छे से कर सकते हैं. और ये जो क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए आते हैं ये आपको बेटा ज़रूर करने हैं, ये भी करना है, ये भी करना है. जिन्होंने नहीं किया उनको ज़रूर करना है, और जिन्होंने कर लिया है तो वो सिर्फ अच्छे से रिवीजन करें. जो नए क्वेश्चंस चैप्टर के 20 से आए हैं वो आपको करने हैं. और जैसे ये क्वेश्चन अगर ये हो गया है तो ये भी आप करेंगे. जिन्होंने नहीं किया वो तो उनको तो सभी चीज़ें करनी है. देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से पूरे 4 पार्ट में फिनिश हुई चीज़ें, तो काइंडली आप ध्यान दें और अच्छे से रिवीजन करें. ओके, आज के लिए इतना ही. और नेक्स्ट डे आपका जो रिवीजन आई थिंक पूरा हो गया है, तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से. ओके, थैंक यू.